हेलो दोस्तों, मेरा नाम। तो अगर हम इशू की बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे इशू क्या है, तो साबरीमाला श्राइन करके एक श्राइन है केरला में। तो वहाँ पे ये प्रोविज़न है कि 10 से 50 साल की उम्र की जो औरतें हैं, वहाँ पे उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। मतलब कि 10 से 50 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं उनकी वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। और जो वहाँ का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो श्राइन है, जो ट्रस्ट है, वो कहते हैं कि सिंस दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, क्योंकि वहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन हो रही है उसकी वजह से वो इम्प्योर हो जाती हैं और इस वजह से उनकी एंट्री जो है वहाँ पे श्राइन में अलाउड नहीं है। अगर हम मेन की बात करें, अगर हम पुरुषों की बात करें, तो उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनकी जो एंट्री है वो पूरी तरीके से अलाउड है। तो इस एक जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखा जा रहा है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, उसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिबेट चल रही है हमारी सोसाइटी में कि औरतों के खिलाफ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग महिला एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। और जो जो हमारे जो ट्रस्ट हैं, जो बोर्ड्स हैं, जो पुजारी हैं अलग अलग, वो कहते हैं कि क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से औरतें जो हैं वो इम्प्योर हो जाती हैं, तो इस वजह से उनकी जो एंट्री है वो बैन रहनी चाहिए एंड उनको मंदिर के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। जो सैंक्टम सेंक्टोरम होता है मंदिर का, उसके अंदर उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके डिबेट चल रही है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है या ये कल्चरल प्रैक्टिस है जिसको चलते रहने देना चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों में आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जो आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा अच्छी क्वालिटी का एक आंसर लिखने में। तो अगर हम सबसे पहले साबरीमाला की ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करते हैं, तो वो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, केरला स्टेट में, नीलीमाला हिल्स के ऊपर। जो साबरीमाला श्राइन है उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन है नीलीमाला हिल्स के ऊपर, वेस्टर्न घाट्स में, केरला स्टेट में। और ये जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व है उसके पास लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो सारे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर हम और करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं साबरीमाला श्राइन के, तो ये जो है एक सीजनल पिलग्रिम सेंटर है। सीजनल पिलग्रिम सेंटर का मतलब कि ये जो है ये पूरे साल नहीं खुला रहता, सिर्फ साल के कुछ दिनों में ये खुला रहता है। उस टाइम पे जितने भी शरणार्थी हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, वो इस श्राइन को विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम साबरीमाला की बात करें तो ये नवंबर से जनवरी के बीच में खुला रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें बाकी दुनिया में और जो सीजनल पिलग्रिम सेंटर्स हैं उनके कंपैरिजन में, जो साबरीमाला है ये सेकेंड लार्जेस्ट पिलग्रिम साइट है। फर्स्ट जो है वो मक्का है, सऊदी अरेबिया में। अगर आपको पता हो कि हर साल हज यात्रा होती है और जो हमारे जो देश के मुसलमान हैं और जो दुनिया भर के मुसलमान हैं वो हज यात्रा के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो हज के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सीजनल पिलग्रिम है, मतलब कि साल में एक बार ही होने वाली पिलग्रिमेज यात्रा है ये। अगर हम और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने देखा कि नीलीमाला हिल्स पे लोकेटेड है, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में है और केरला स्टेट में है। साबरीमाला जो है वो पंबा रिवर के किनारे लोकेटेड है, पंबा रिवर उसके पास से फ्लो करती है। और अगर हम आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई प्रीलिम्स के फैक्ट देखें, तो जो साबरीमाला श्राइन है वो तांत्रिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म को बिलोंग करती है। हिंदुइज्म में जैसा कि आपको पता होगा कि अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, जैसे कि तांत्रिक सेक्ट, वैदिक सेक्ट। तो वैदिक सेक्ट में नहीं आता ये आता है तांत्रिक सेक्ट में। ठीक है, तो ये आपके हो गए ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू रिलेटेड फैक्ट्स। अगर हम मैप पे इसकी पोजीशन देखें साबरीमाला की, तो ये जो है दक्षिण पूर्वी इलाके में केरला के लाई करता है, ये रहा साबरीमाला। और ये जो है ये केरला का मैप है। तो ये दक्षिण पूर्वी, दैट इज साउथ ईस्ट पोर्शन में जो है साबरीमाला लाई करता है। तो यहाँ पे जो डिबेट चल रही है जितनी भी साबरीमाला में एंट्री को लेके, तो उसको हम दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि कल्चर और ट्रेडिशन हमारा ऐसा है कि हम वहाँ पे औरतों की एंट्री को अलाउ नहीं कर सकते। और जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि हमारे जो कानूनी प्रावधान है, जो हमारे संविधान के प्रावधान है, वो ऐसे हैं कि वुमेन की जो एंट्री है, जो महिलाओं की एंट्री है साबरीमाला श्राइन में, वो होनी चाहिए और ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो हिस्सों में हम पूरी डिबेट को बांट सकते हैं।
एक हिस्सा वो है जो कल्चर और ट्रेडिशन का सहारा ले रहा है, और एक हिस्सा वो है जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले रहा है। तो हम दोनों तरफ की बातें यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद हम अपना जो एक बैलेंस्ड आंसर है मुख्य परीक्षा के हिसाब से उसको तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे उस तबके की, उस पार्ट की जो कानून और संविधान का सहारा ले रहा है ये बोलने के लिए कि औरतों की जो एंट्री है साबरीमाला में वो होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला संवैधानिक प्रावधान ऐसा कौन सा है कि जो सपोर्ट करता है औरतों की एंट्री को साबरीमाला में, तो वो है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जैसा कि हमारे को पता है कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो उसमें आर्टिकल 14 दिया गया है और वो कहता है राइट टू इक्वालिटी। मतलब कि जो हमारे जो कानून हैं उसके आगे सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, जेंडर के हों, कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप भारतीय हैं तो आप कानून के आगे एक समान हैं, आपको कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, आप किसी भी तरीके से खास नहीं हैं, आप कानून के सामने बराबर हैं। और जितने भी कानून हैं, जितने भी आपके राइट्स हैं, उनकी इक्वली प्रोटेक्शन की जाएगी। मतलब कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये जो हमारा एक इशू है कि औरतों की और महिलाओं की जो एंट्री है साबरीमाला में वो नहीं हो रही है, तो ये आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है। क्योंकि आप ये देखिए, हमारी जो जनगणना है, हमारी जो देश की पॉपुलेशन है, वो दो हिस्सों में बटी हुई है, पुरुष और महिला। अब आप पुरुषों को तो जाने दे रहे हो, आप औरतों को नहीं जाने दे रहे, तो ये तो उनके राइट्स के अगेंस्ट जा रही है ना चीज़। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं वो सबके लिए बराबर हैं, वो सब पे इक्वली अप्लाई होते हैं। दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ है। मतलब कि जितने भी हमारे देश में कानून हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते औरतों और पुरुषों के बीच में। तो इस वजह से जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जो एक पाबंदी लगाई गई है औरतों की एंट्री पे साबरीमाला श्राइन में, तो ये जो है आर्टिकल 14 के खिलाफ जाती है। और आर्टिकल 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि वो जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस टर्म को कॉइन किया था, और उसमें जो अलग अलग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इसमें आते हैं। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, ये दोनों जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो संविधान के आगे बराबर हैं, वो हर कानून के आगे बराबर हैं, उनके जितने भी राइट्स हैं वो सब बराबर हैं। तो अगर आप पुरुषों को जाने दे रहे हो, औरतों को आप नहीं जाने दे रहे हो, तो वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है, वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो और औरतों को आप इसमें एक्सक्लूड कर रहे हो, उन्हें पीछे छोड़ रहे हो। तो हमने अभी तक देखा आर्टिकल 14। अब अगर हम बात करें दूसरे संवैधानिक प्रावधान की, दैट इज आर्टिकल 15। ये भी पार्ट 3 में दिया गया है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आपको केरला में नौकरी करनी है कहीं, या तमिलनाडु में नौकरी करनी है, और केरला और तमिलनाडु की सरकार ये रूल बना दें कि पूरे इंडिया में जो भी आएगा वहाँ पे सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो है क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। सिमिलरली जो साबरीमाला में हो रहा है वो हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। मतलब कि जो पुरुष हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे अलाउड हैं, मतलब साबरीमाला जो है वो तो पब्लिक प्लेस ही है ना, तो पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप है, हिंदुज़म की सबसे बड़ी वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट श्राइन है हमारे भारत में। तो वहाँ पे पुरुष तो अलाउड हैं,
लेकिन 10 से 50 साल की औरतें जो हैं वो वहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं, वो नहीं जा सकती। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। तो ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के खिलाफ जाता है। तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, सबको इक्वल एंट्री मिलनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। और इसी वजह से साबरीमाला में भी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्हें वहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए महिलाओं पे। तो हमने दो आर्टिकल देख लिए, एक देख लिया आर्टिकल 14, एक देख लिया आर्टिकल 15। ये दोनों ही जो आर्टिकल हैं ये सपोर्ट करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए साबरीमाला श्राइन में, कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तीसरे संवैधानिक प्रावधान की, वो है हमारा आर्टिकल 25 क्लॉज 1। ये जो आर्टिकल 25 है ये देता है हमारे भारत के नागरिकों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी पार्ट 3 में आता है हमारे संविधान के, फंडामेंटल राइट्स का ही ये पार्ट है। ये हमारे नागरिकों को देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि जितने भी हमारे नागरिक हैं वो अपने अपने धर्म को फ्रीली चूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब कि जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारा भारत देश है, उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति जो है उसको पूरी यहाँ पे फ्रीडम है, पूरी यहाँ पे उसे आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है, कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी धर्म प्रोपोगेट कर सकता है। मतलब कि आप अगर कल को गुरु ग्रंथ साहिब की या भागवत गीता की या कुरान की किसी भी प्रैक्टिस को, आप कोई अच्छी बातों को उन्हें स्प्रेड करते हो तो कंप्लीटली अलाउड है, आप अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हो। सिमिलरली आप अगर मुसलमान हो, आप मस्जिद जाना चाहते हो तो आप फ्रीली जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हिंदू हो, आप मंदिर जाना चाहते हो तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमने क्या देखा कि जो साबरीमाला श्राइन है वहाँ पे हिंदू पुरुष जो हैं, मेल और फीमेल, जो हिंदू मेल हैं उनकी एंट्री तो अलाउड है, लेकिन जो हिंदू फीमेल हैं वो अपना रिलीजन ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। मतलब कि जो हिंदू फीमेल्स हैं उनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है अगर उनका फेथ जो है, उनका जो रिलीजन है वो लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड है साबरीमाला श्राइन में। तो क्योंकि वहाँ पे एक पाबंदी लगाई गई है औरतों की एंट्री पे, तो इस वजह से वो जो अपना धर्म है वो फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से ये जो प्रावधान है यहाँ पे कि 10 से 50 साल की जो महिलाएँ हैं वो साबरीमाला में एंटर नहीं कर सकती, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी खिलाफ जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 आर्टिकल देख लिए, एक हमने देखा आर्टिकल 14, एक देखा आर्टिकल 15 और एक देखा आर्टिकल 25। ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो सपोर्ट करते हैं औरतों की एंट्री को साबरीमाला श्राइन में। तो ये 3 संवैधानिक प्रावधान हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे संवैधानिक प्रावधान की, जो है आर्टिकल 51A, दैट इज़ आर्टिकल 51A। अब क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनी थी, उनके कहने पे, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। सरदार स्वरण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आप लिख सकते हैं कीवर्ड्स। तो उनके कहने पे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई आर्टिकल 51A में। ठीक है, ये जो ड्यूटीज़ हैं ये हमारे राइट्स जो हैं उनको बैलेंस करती हैं। मतलब कि अगर हमारे पास राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो इसी कारण की वजह से, क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड की गई थी। ठीक है, तो अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A सब क्लॉज ई में, जो कहती है कि वी शुड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो औरतों की डिग्निटी के खिलाफ जाती है, औरतों की इज्जत के खिलाफ जाती है, औरतों का जो एक सम्मान है उसके खिलाफ जाती है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हमारे को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम भारत के एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक हैं।
तो इस वजह से जो ये प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, उन प्रैक्टिसेस को हमें बंद कर देना चाहिए। अब जो साबरीमाला में हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो भी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, जो भी मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल अंडरगो कर रही हैं 10 से 50 साल की उम्र में, उनकी एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेंस्ट्रुएशन का एक जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है औरतों की बॉडी में, आप उसे स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। वो अब औरतों के हाथ में तो है नहीं, दैट इज़ नेचुरल, वो पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आप उस चीज़ को अगर आप स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, उस चीज़ को अगर आप छोटी नज़र से देख रहे हो, आप बुरी नज़र से देख रहे हो, तो दैट गोज़ अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब कि वो औरतों की इज्जत के खिलाफ जा रहा है, और ऐसी प्रैक्टिसेस आपको तुरंत रोकनी चाहिए। तो ये जो है हमारा चौथा कानूनी जो संवैधानिक प्रावधान है वो हो गया। हमने 4 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देख लिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 51A। अब हम बात करेंगे कुछ स्टेट लॉस। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो विधानसभा है केरला की, उन्होंने ऐसा क्या मेजर्स लिए हुए हैं जिससे कि जो औरतें हैं उनकी यहाँ पे साबरीमाला में एंट्री हो सके। तो जो केरल की जो राज्य सरकार है, जो वहाँ की विधानसभा है, उन्होंने एक ये एक्ट पास किया है। इसका नाम है केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री एक्ट 1965। 1965 में ये एक्ट पास किया गया था, और इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जितने भी केरला में हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिंदू संस्थाएं हैं, वहाँ पे सबकी इक्वल एंट्री होगी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या स्टेटस है। अगर वो हिंदू है तो उसको हर हिंदू इंस्टीट्यूशन में, हर हिंदू पब्लिक वर्शिप की जगह पे इक्वल एंट्री दी जाएगी। ये लॉ वहाँ पे पास किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो साबरीमाला श्राइन ट्रस्ट है, उन्होंने 10 से 50 साल की महिलाओं की जो एंट्री है वो वहाँ पे बैन कर दी, वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे कि एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि सारे हिंदुओं को इक्वल एक्सेस मिलेगा, दूसरी तरफ से जो श्राइन है वो कह रही है कि जो 10 से 50 साल की उम्र की जो औरतें हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। तो ये जो साबरीमाला श्राइन के जो रूल्स हैं, ये तो स्टेट एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, ये तो स्टेट एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक दायित्व बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का बनता है कि वो जो लॉ, जो भी रूल्स बनाए गए हैं श्राइन ने, वो अगर स्टेट लॉ के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो जो स्टेट लॉज हैं वो भी मतलब जो है एक तरीके से सपोर्ट करते हैं कि औरतों की जो एंट्री है यहाँ पे वो होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कानून के काफ़ी प्रावधान देख लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, या फिर जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके एक मानसिकता पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो हमारे संविधान के जो पिता हैं, जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस मतलब कोई पार्क हो गया, कोई बेदिंग घाट हो गया, कोई कुआं हो गया, कोई मंदिर हो गया, या कोई एंटरटेनमेंट की जगह हो गई, तो वहाँ पे जितनी भी एंट्रियाँ हैं, जो भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनकी होनी चाहिए फ्री एंट्री, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बिना किसी रोक टोक के उनकी वहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे किसी की एंट्री पे रोक टोक हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है इक्वालिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी सोसाइटी में पार्क है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो इनकम है वो कम है, या मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहा हूँ, इस वजह से अगर मेरे को वहाँ पे रोका जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बी आर अम्बेडकर की असर्शन को लगाएं, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का जो एक उन्होंने जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है उसका अगर हम इस्तेमाल करें, तो इससे हमारे को पता चलता है कि जो साबरीमाला श्राइन है वो प्लेस इक्वल नहीं है। क्योंकि वहाँ पे पुरुषों को तो एंट्री दे दी, लेकिन महिलाओं की वहाँ पे एंट्री बैन कर दी, वहाँ पे आपने महिलाओं की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि जो महिलाओं की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे। तो इसका मतलब वहाँ पे जो इक्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब
भगवान जो हैं उनके लिए तो उनके सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो महिला हो। लेकिन अगर आप इस प्रकार का एक यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे, अगर आप यहाँ पे एक इस प्रकार का एक्सक्लूजन करोगे, तो उससे क्या हो रहा है, महिलाओं के मन में ये फीलिंग आ रही है कि क्या हम उनके भक्त नहीं हैं? क्या जो भक्ति है वो सिर्फ पुरुषों की ही है? क्या जो भक्ति है वो हमारी नकली है, वो फर्जी है क्या? तो इस प्रकार से जो महिलाओं की जो फेथ है, जो उनका वर्शिप का फेथ है, उनकी जो डिवोशन है लॉर्ड अयप्पा की तरफ, उस पे यहाँ पे एक सवाल उठाया जा रहा है। इस मीन से कि आप मेंस्ट्रुएटिंग हो तो आप इम्प्योर हो, आपका मन साफ हो चाहे ना हो, लेकिन क्योंकि आप मेंस्ट्रुएटिंग हो इसलिए आप इम्प्योर हो। तो इन सब चीज़ों को लेके जो महिलाओं का एक डिवोशन है, जो महिलाओं का एक फेथ है, उस चीज़ों पे यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब अगर हम एक और संवैधानिक प्रावधान की यहाँ पे बात करें, तो आर्टिकल 26 बी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्टिकल 26 बी अगेन एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर पार्ट 3 में आता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो आर्टिकल 26 है उसके तहत जितने भी ट्रस्ट हैं या चैरिटी बोर्ड हैं या फिर जो रिलीजियस श्राइन्स के ट्रस्ट हैं, उनको पावर दी गई है कि वो अपना जो रिलीजन है उसे फ्रीली प्रोपोगेट कर सकें, अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज कर सकें। तो जो आर्टिकल 26 का क्लॉज बी है वो कहता है यू हैव फ्रीडम टू मेंटेन योर ओन रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कि जितने भी आपके कानूनी जो आपके धार्मिक काम हैं, आपको उनको मैनेज करने की पूरी फ्रीडम दी गई है, ठीक है। अब जो श्राइन बोर्ड हैं, जो ट्रस्ट हो गए, उनके पास आर्टिकल 26 बी से पावर आती है कि जो उनके मंदिर के जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उन चीज़ों को वो हैंडल कर सकें, ठीक है। ये हो गया एक प्रावधान। अब हम देखते हैं इसका नुकसान क्या है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आर्टिकल 26 बी के अंडर हमने देखा था कि जो रिलीजियस श्राइन ट्रस्ट हैं, जो बोर्ड हैं, उनको फ्रीडम दी गई है टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। अपने जो धार्मिक काम है वो खुद मैनेज कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसी मैनेजमेंट के चलते उन्होंने साबरीमाला में 10 से 50 साल की उम्र की जो औरतों की जो एंट्री है उसे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब औरतें जो हैं वो भी इक्वल सिटीज़न है हमारे भारत का। अब क्योंकि वो सिटीज़न है, उनके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अंडर आर्टिकल 25, मैंने आपको बताया था अभी। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी आर्टिकल 26 की पावर का यूज़ करते हुए श्राइन बोर्ड और ट्रस्ट ने जो औरतों का आर्टिकल 25 के अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई थी उसे ही कर्टेल कर दिया, उसके ऊपर ही एनक्रोच कर गए। मतलब कि औरतों को 25 आर्टिकल के अंडर ये था कि वो साबरीमाला एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब श्राइन्स ने क्या किया, आर्टिकल 26 यूज़ करके ऐसे रूल बना दिए कि जो औरतें हैं वो साबरीमाला में एंटर नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलीजियस श्राइन्स हैं उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इस्तेमाल करते हुए जो इंडिविजुअल महिलाओं की जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको बैन कर दिया, उसको कम कर दिया। उनकी जो फ्रीडम है उसके ऊपर एनक्रोच कर गए, उनकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारे फोर फादर्स थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका कहना ये था कि अगर कोई भी श्राइन बोर्ड या ट्रस्ट ये आर्टिकल 26 के अंडर अपनी पावर इस्तेमाल करता है तो वो ऐसे इस्तेमाल करे कि वो किसी की फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रमोट करे। मतलब कि अगर एक कोई गांव है जहाँ पे लोगों को मंदिर का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है और वो हिंदू हैं सारे, तो अगर साबरीमाला श्राइन वाले कुछ ऐसे बस चला दें या कोई ट्रेन सर्विस चला दें या कोई सब्सिडी दे दें जिससे कि वो पर्टिकुलर गांव के लोग लॉर्ड अयप्पा के दर्शन कर सकें, तो बेसिकली ये क्या होगा कि जो श्राइन वाले हैं वो ऐसे रूल्स बना रहे हैं कि जो उस गांव के लोग थे उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो अच्छे से पूरी हो रही है, वो अपने भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था, एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए था आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। मतलब कि आर्टिकल 26 का इस्तेमाल करते हुए श्राइन बोर्ड और ट्रस्ट को ऐसे रूल बनाने चाहिए थे जिससे कि लोगों का जो आर्टिकल 25 है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो और ज़्यादा वो अपनी फ्रीडम को पूरा कर सकें। लेकिन साबरीमाला में उन्होंने क्या किया, ऐसे रूल बनाए, ऐसे प्रावधान बनाए कि जो आर्टिकल 25 है लोगों का वो कर्टेल हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो जो रिलीजियस फ्रीडम है औरतों की वो ख़त्म हो रही है आर्टिकल 26 की वजह से। तो ये जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 है यहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं रादर दैन मतलब जो आर्टिकल 25 और 26 उन्हें सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए था एक दूसरे की, लेकिन वो अभी यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अब अगर हम संविधान से आगे बढ़ के बात करें कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस मंदिर में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जो इनका बोर्ड है, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे फॉलोअर्स हैं लॉर्ड अयप्पा के। ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2। जितने भी लोग ग्रुप 1 में मौजूद हैं वो कहते हैं कि औरतों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं सारे के सारे वो जो साबरीमाला श्राइन बोर्ड है उसका पार्ट हैं, ठीक है। तो ऐसी आइडियोलॉजी की वुमेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे जो साबरीमाला बोर्ड है वो जो है ऐसे लोगों से डोमिनेटेड है। ऐसे लोग जो हैं उस बोर्ड का पार्ट हैं जो कहते हैं कि औरतों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरा तबका है, जो दूसरा ग्रुप है जो कहता है कि वुमेन की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं वो बोर्ड में मौजूद नहीं हैं। ऐसे लोग जो हैं जो साबरीमाला का श्राइन बोर्ड है उसमें मौजूद नहीं है। इस वजह से जो वुमेन की एंट्री है वो यहाँ पे अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है। आप, आई होप आपको यहाँ पे मेरी बात समझ आ रही है कि जो पहले वाला तबके की मैंने बात करी जो चाहते हैं कि वुमेन की एंट्री ना हो, अभी जो है उनकी आइडियोलॉजी उस बोर्ड को डोमिनेट कर रही है। हमारे को क्या चाहिए कि जो बोर्ड है वो इक्वल बने, वो रिप्रेजेंटेटिव बने, वो इंक्लूसिव बने, जिससे कि दोनों आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा हों और एक एमिकेबल सोल्यूशन, एक बीच का रास्ता जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए निकाला जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है साबरीमाला में कि जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, उनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपस में। तो अभी तक हमने बात देखी कि किस प्रकार से जो साबरीमाला श्राइन है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है महिलाओं के ख़िलाफ़, और उनकी जो 10 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं उनकी एंट्री नहीं हो रही है, और क्या क्या कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है जो सपोर्ट कर सकते हैं महिलाओं की एंट्री को साबरीमाला श्राइन में, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो महिलाओं को अलग अलग तरीके के राइट्स देते हैं, और क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसकी वजह से हम महिलाओं का जो एक स्टेटस है हमारी सोसाइटी में हम उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में और जगहों पे क्या हो रहा है। अगर हम बात करें शनि शिंगणापुर टेम्पल की, तो यहाँ पे जो है पहले महिलाओं को एक्सेस नहीं दिया गया था। पहले यहाँ पे भी महिलाओं की एंट्री जो थी वो वर्जित थी। और ऐसे ही एक दरगाह है हाजी अली दरगाह जो मुंबई में, इस दरगाह में भी महिलाओं की जो एंट्री थी वो वर्जित थी, उनकी एंट्री जो थी वो अलाउड नहीं थी। फिर क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है यहाँ पे अपना डिसीजन पास करा कि शनि शिंगणापुर टेम्पल और हाजी अली दरगाह दोनों में ही महिलाओं की एंट्री को जो है अलाउ कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है हमारे को दो बातें देखनी है। एक ये कि किस प्रकार से जो जुडिशरी है वो एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करता है, वो कैसे हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। औरतों का जो है फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। पहले जो था ना तो वो दरगाह जा पा रही थी ना ही वो मंदिर जा पा रही थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो दरगाह भी जा पा रही हैं और वो शनि शिंगणापुर टेम्पल भी जा पा रही हैं। तो एक प्रकार से जो जुडिशरी है उसने हमारे फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे रक्षा करी है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाहे ट्रेडिशन जो मर्जी रहा हो यहाँ पे, चाहे कल्चर जो मर्जी रहा हो, जुडिशरी ने कहा कि सारी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को छोड़ दो। आज की तारीख में भारत जो है वो एक सेक्युलर देश है, वो एक इक्वल देश है, और महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इस वजह से शनि शिंगणापुर टेम्पल और हाजी अली दरगाह दोनों जगह ही महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए सैंक्टम सेंक्टोरम में। तो हमने यहाँ पे देखा कि इवन दो शनि शिंगणापुर और हाजी अली में जो है एंट्री अलाउ हो गई है महिलाओं की, साबरीमाला श्राइन में अभी भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है डिबेट का वो ख़त्म होता है। अभी तक हमने देखा कि क्या क्या कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है जो सपोर्ट करते हैं महिलाओं की एंट्री को हमारे जो है साबरीमाला श्राइन में, क्या क्या जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लेजिस्लेशन है अलग अलग जो कहते हैं कि महिलाओं की एंट्री जो है वहाँ पे मंदिर में होनी चाहिए। तो जो अभी तक हमने देखा वो उस ग्रुप की बात देखी जो चाहते हैं कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। तो अभी तक जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस देखे वो उस ग्रुप के हैं ये रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स जो चाहता है कि महिलाओं की एंट्री साबरीमाला में होनी चाहिए। अब हम उस ग्रुप की बात देखेंगे जो कहता है कि महिलाओं की जो एंट्री है वो वर्जित रहनी चाहिए, उनकी जो एंट्री है वो नहीं होनी चाहिए। और जो वो वाला ग्रुप है जो कहता है कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो अपने रीजंस लाता है कल्चर से और ट्रेडिशन से। अब हम डिस्कस करते हैं उनके क्या रीजंस हैं।
अब इससे पहले मैं आपको कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड बातें बताऊं, मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये कि जो हिंदुइज़्म है उसका एक यहाँ पे यूनिक करेक्टरिस्टिक है। वो ये कि यहाँ पे जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, वहाँ पे क्या है, अलग अलग रूल्स हैं। और हिंदुइज़्म में जितने भी भगवान हैं उनके अलग अलग रूप हैं। मतलब कि अगर काली माता ने कहीं पे किसी असुर का वध किया, वहाँ कहीं पे किसी राक्षस का वध किया, वहाँ पे एक टेंपल बना दिया गया। कहीं पे अगर गणेश भगवान का बर्थ हुआ तो वहाँ पे टेंपल बना दिया गया। कहीं पे अगर शिव जी ने कोई बड़ा कारनामा करा तो वहाँ पे टेंपल बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि हर भगवान के कई सारे रूप हैं, कई सारे उनके एक इनकारनेशंस आप कह सकते हो, कई सारे उनके एक रूप कह सकते हो, कई सारे उनके अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ कह सकते हो। ठीक है, कि कोई बचपने वाला फेज़ है, कोई मिडल एज वाला फेज़ है, कोई ब्रह्मचारी वाला फेज़ है, कोई मैरिड लाइफ वाला फेज़ है, कोई किसी का वध करते हुए फेज़ है। तो हर भगवान के यहाँ पे जो है अलग अलग फेजेस हैं। सिमिलरली जो लॉर्ड अयप्पा हैं उनके भी अलग अलग फेजेस हैं। तो जो साबरीमाला श्राइन बनी हुई है नीलमाला हिल्स पे, हमने देखा था नीलीमाला हिल्स पे, वहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व के पास, पंबा रिवर के किनारे, केरला में, वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो साबरीमाला श्राइन है वो एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। वो वाला जो लॉर्ड अयप्पा का फेस था वो ब्रह्मचारी फेस था, वो एक सेलिबेसी वाला फेस था, वो एक सेलिबेट वाला फेस था। मतलब कि उस समय पे अपनी ज़िंदगी में जो लॉर्ड अयप्पा थे वो शादी से दूर थे, वो महिलाओं से दूर थे, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर थे, वो दुनिया की मोह माया से दूर थे। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो एक योगिक पोस्चर में थे, वो डीप मेडिटेशन कर रहे थे, वो गहरी नींद में चले गए थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे साबरीमाला टेम्पल बनाया गया लॉर्ड अयप्पा का। और वहाँ पे ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि वहाँ पे उनका जो है सेलिबेसी वाला फेज़, एक ब्रह्मचारी वाला फेज़ चल रहा था लाइफ का। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई शरणार्थी, जब भी कोई पिलग्रिम साबरीमाला श्राइन विजिट करता है तो उन्हें एक बहुत ही कैड़ा व्रत रखना होता है। व्रत कैसा कि ना तो कि कम से कम 40 से 50 दिन पहले तक ना तो उन्हें अल्कोहल लेना, ना ड्रग्स, ना मीट और ना ही कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर आप ये सब चीज़ें भगवान के पास लेके जाओगे तो आपका जो है मतलब भगवान को एक डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया लॉर्ड अयप्पा जो हैं वो डीप स्लीप में हैं, वो एक गहरी मेडिटेशन में हैं, वो वहाँ पे ब्रह्मचारी और एक सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है लॉर्ड अयप्पा को वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। अब क्योंकि आप ये मान लो कि लॉर्ड अयप्पा जो है वो आपके गुरु हैं, वो आपके भगवान हैं। अब गुरु को जब गुरु जो हैं वो मोह माया से दूर हैं, वो वर्ल्डली प्लेजर से दूर हैं, वो सारे के सारे जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे दूर हैं, तो फिर आप ये बताओ कि एज अ फॉलोअर आप उनके पास ये सब चीज़ें क्यों लेके जाओगे? आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उनके पास ये चीज़ें लेके जाओ, क्योंकि आप अपने गुरु की एक रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने भगवान की कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट करते हो। तो अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से आपको एक कैड़ा व्रत आपको रखना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि वो ब्रह्मचारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो औरतों से दूर हैं, वो शादी से दूर हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर हैं, तो इसी वजह से जो 10 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन हैं, उनको लॉर्ड अयप्पा के पास जाने की इजाज़त नहीं है, जिससे कि लॉर्ड अयप्पा को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो अपनी मेडिटेशन में। उनका जो एक गहरा ध्यान लगा हुआ है उसमें कोई उन्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो। वो जो एक अपनी गहरी नींद में है, जो एक डीप स्लीप में है, उसमें लॉर्ड अयप्पा को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से जो 10 से 50 साल की उम्र की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी एंट्री वहां पे वर्जित है। और अब अगर हम बात करें कि क्या सारे टेम्पल्स जो हैं वो ऐसे हैं, नहीं। जो साबरीमाला श्राइन है, जो ट्रस्ट है वहाँ का, वो ये कहता है कि लॉर्ड अयप्पा के भारत में सैकड़ों मंदिर हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो औरतें हैं वो किसी भी मंदिर में जा सकती हैं, क्योंकि वो लॉर्ड अयप्पा के अलग अलग लाइफ के फेजेस पे बने हुए हैं। लेकिन आप साबरीमाला में मत आओ, क्योंकि वो जो है एक सेलिबेसी, एक ब्रह्मचारी वाला फेज़ है। और अगर 10 से 50 साल की उम्र की जो औरतें हैं वो यहाँ पे आएंगी तो उस वजह से भगवान को जो है एक डिस्टर्बेंस होगी, एक डिस्ट्रैक्शन होगी। और जो है आपको भगवान को अगर रिस्पेक्ट करना है तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए।
तो इस कारण की वजह से जो है औरतों की एंट्री यहाँ पे वर्जित है और कोई कारण नहीं है। ये जो टेम्पल है ये पूरा का पूरा महिलाओं की इज्जत करता है। इसको महिलाओं के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना या कोई छोटी भावना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो औरतों की एंट्री पे कंप्लीट बैन होता। अब आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो सिर्फ 10 से 50 साल की उम्र की औरतों पे लगाई गई है। 10 से कम उम्र की और 50 से ज़्यादा उम्र की जो औरतें हैं वो यहाँ पे फ्रीली जा सकती हैं। तो अगर इस टेम्पल को औरतों से कोई दिक्कत होती तो कंप्लीट बैन होता, ठीक है। लेकिन उन्हें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेंस्ट्रुएशन से है, और जो एक जो एज होती है 10 से 50 साल की, जिससे कि जो लॉर्ड अयप्पा हैं उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से उनको इस टेम्पल से दूर रखा गया है। क्योंकि ये जो एक ब्रह्मचारी वाला, एक सेलिबेसी वाला यहाँ पे भगवान का जो है एक इनकारनेशन है, एक फेज है। बाकी जितने भी और भगवान के मंदिर हैं वो सारे के सारे दूसरे फेजेस के हैं, तो वहाँ पे जो औरतें हैं वो फ्रीली जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो साबरीमाला मंदिर है, जो टेम्पल है, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर है नेचर में। यहाँ पे क्या है कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि साबरीमाला जो है कंजर्वेटिव टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, वो जो है मतलब औरतों की इज्जत नहीं करता। तो हमने एक पॉइंट तो यहाँ पे देख लिया कि वो कैसे औरतों की इज्जत को प्रमोट कर रहा है इस वाली स्लाइड में। और जो दूसरी चीज़ हमने देखी यहाँ पे कि जो साबरीमाला टेम्पल है वो सेक्युलर है नेचर में। कैसे? जो नीलीमाला हिल्स हैं उनके फुट हिल्स पे एक मॉस्क बनी हुई है वावर स्वामी की। वावर स्वामी जो हैं वो मुस्लिम थे और लॉर्ड अयप्पा के बहुत गहरे मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। उनकी मॉस्क बनी हुई है। तो जो साबरीमाला श्राइन बोर्ड है उन्होंने ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि अगर कोई भी पिलग्रिम साबरीमाला में लॉर्ड अयप्पा के दर्शन करने आ रहा है तो उसे पहले जो है वावर स्वामी की मॉस्क पे जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर उन्होंने यहाँ पे महिलाओं की एंट्री वर्जित कर रखी है तो उसका कोई एक ट्रेडिशनल कारण है कि भगवान को जो है वहाँ पे ब्रह्मचारी वाला फेस चल रहा है। इसी कल्चर की वजह से, इसी ट्रेडिशन की वजह से जो है 10 से 50 साल की उम्र की जो औरतों की एंट्री है उसे वहाँ पे बैन किया गया है। अदरवाइज जो साबरीमाला है, जो बाकी सारे टेम्पल्स हैं लॉर्ड अयप्पा के, वो पूरे के पूरे जो हैं महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए खुले हैं। प्लस जो हमारे प्रियम्बल में एक सेक्युलर इथोस दिए गए हैं, जो सेक्युलर नेचर हमारी कंट्री की डिफाइन की गई है, जो साबरीमाला टेम्पल है वो उसको पूरे तरीके से कम्युनल हार्मनी प्रमोट करता है, सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है। क्योंकि वो कहता है कि आप साबरीमाला श्राइन में अगर आ रहे हो, वहाँ आने से पहले आपको वावर स्वामी की मॉस्क में होके आना पड़ेगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सेक्युलरिज्म यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। अब अगर हम दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें वो ये कि केरला में ही एक अत्तुकल देवी टेम्पल है। ये टेम्पल जो है इसे कहा जाता है वुमेन्स साबरीमाला। मतलब कि जो अत्तुकल देवी टेम्पल है यहाँ पे सिर्फ औरतों की एंट्री अलाउड है। यहाँ पे मर्द जो है, जो मेल पॉपुलेशन है, जो हमारी पुरुषों की पॉपुलेशन है, वो नहीं जा सकती, ठीक है। अब जो फेमिनिज्म ग्रुप हैं, जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, यहाँ पे उनके डबल स्टैंडर्ड पता चलते हैं। वो कैसे? अगर औरतें साबरीमाला में एंटर नहीं हो रही तो आपने उसका यहाँ पे एक इशू बना दिया, पूरे नेशनल लेवल पे डिबेट हो रही है। इस टेम्पल का जिक्र कौन करेगा जहाँ पे पुरुषों की एंट्री अलाउड नहीं है? तो ये जो अट्टुकल देवी टेम्पल है इससे पुरुषों को भी तो एक फेथ और डिवोशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एसोसिएटेड है। पुरुषों को भी तो देवी माँ की पूजा करनी होगी। लेकिन आपने इस इशू को नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि आपको तो फेमिनिज्म दिखाना है अपना। तो यहाँ पे जो है एक जो ऑब्सेशन है एक जेंडर इक्वालिटी से, वो नज़र आता है कि आप जहाँ पे महिलाओं के जो हक हैं वो अगर टूट रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो आप फ़ौरन आवाज़ उठाओगे। लेकिन अगर पुरुषों के राइट्स का कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आप उनका राइट्स नहीं उठाओगे। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो है एक एक्टिविस्ट का डबल स्टैंडर्ड भी पता चलता है। और इससे हमारे को एक बात और पता चलती है, वो क्या? कि जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जैसा है उसको वैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेडिशन जो है वो महिलाओं के खिलाफ ही है। अत्तुकल देवी टेम्पल में क्योंकि पुरुष अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रेडिशन ऐसा रहा होगा, कुछ कल्चर ऐसा रहा होगा जिस वजह से पुरुष जो हैं यहाँ पे अलाउड नहीं है। और सबको इस फैक्ट की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर जगह आप अगर जेंडर के लेंस से आप हर जगह एक फेमिनिज्म घुसेड़ने की कोशिश करोगे ज़बरदस्ती, तो वो गलत होगा। जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ कीजिए, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती हर जगह फेमिनिज्म घुसेड़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कल्चर है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो हमारे एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं छूटती जाएंगी।
तो अभी तक हमने देखा कि जो कल्चर और ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ाई जा रही हैं अलग अलग जगहों पे, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने 1991 1991 में एक जजमेंट पास करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महिलाओं की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है साबरीमाला श्राइन में वो कम्प्लीटली वैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब कि अगर महिलाओं की एंट्री के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो ट्रस्ट लेगा, तो वो बोर्ड लेगा, और जो वहाँ के हेड पुजारी हैं वो लेंगे इसको लेकर डिसीजन। तो अभी तक हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है उनके क्या प्रोविजंस रहे हैं और किस प्रकार से एक ग्रुप जो है वो कहता है महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। दूसरा ग्रुप हमने देखा जो कहता है कि कल्चर और ट्रेडिशन ऐसा है कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक सिक्के की दोनों साइड जहाँ पे देख ली। अब हम देखेंगे कि हमारे को मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वे फॉरवर्ड क्या लिखना है, और एक बैलेंस व्यू पॉइंट जो हमारे को लिखना है यहाँ पे वो कैसे लिखा जाएगा आंसर में। ठीक है, तो अब उसकी बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ से वे फॉरवर्ड की बात करें तो अभी जो है ये वाला जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक जजमेंट लिखी थी अभी, उसमें उन्होंने कहा कि ये वाला जो मैटर है वो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसको रेफर किया जा रहा है, और वो बेंच जो है अपना डिसीजन सुनाएगी। अब अगर हम बैलेंस व्यू पॉइंट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया जो है बहुत ही प्लूरल और डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत हेट्रोजेनिटी है, बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता है। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या पता चलता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स हैं, और रिलीजन्स के अंदर भी विभिन्नता है, रिलीजन्स के अंदर भी प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी है। मतलब कि जो रिलीजन है, हिंदुइज्म ले लीजिए, उसके अंदर शैविज़म है, वैष्णविज़म है, वैदिक नेचर है, तांत्रिक नेचर है। इस्लाम के अंदर वहाबिज़म है और अलग अलग जो हैं इस्लामिक ग्रुप्स हैं। तो बेसिकली जो रिलीजन है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर रिलीजन के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके जो रूल्स हैं हमारे को फॉलो करने चाहिए। और अगर आपको किसी ग्रुप के रूल्स पसंद नहीं आ रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर हो और आप साबरीमाला में एंट्री नहीं कर पा रहे हो, ये बात आपको पसंद नहीं आ रही, क्योंकि साबरीमाला जो तांत्रिक सेक्ट में आता है, अगर आपको ये बात नहीं पसंद आ रही आप वैदिक सेक्ट में आ जाओ। आप वैदिक में अगर आपको शैविज्म की बात पसंद नहीं आ रही आप वैष्णविज्म में आ जाओ, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप अपने जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं आप उनको फ्रीली चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा में लिखोगे, मेंस एग्जामिनेशन में आप इसको लिखोगे, तो आप लिखोगे कि इंडिया जो है वो डाइवर्स और प्लूरल कंट्री है, हमारे को उसकी प्लूरलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के किसी वैल्यू से कोई दिक्कत है तो आप दूसरे ग्रुप की वैल्यूज़ अपना सकते हो जिसकी आपको पसंद है, आप बिल्कुल आज़ाद हो, आप फ्री हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब बात करें अगर जेंडर इक्वालिटी की, तो जैसा कि हमने देखा था कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक डेमोक्रेसी की कोर वैल्यू है। हमारा जो भारत का राजतंत्र है उसकी कोर वैल्यू है, जो प्रजातंत्र है मतलब उसकी एक कोर वैल्यू है। बट एक जो जेंडर के अराउंड आजकल ऑब्सेशन होने लगा है कि हर जगह आपको एक जेंडर इक्वालिटी लानी है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशन और कल्चर से आ रही हैं, जिनके पीछे ट्रेडिशनल रीजंस हैं। अगर आप हर जगह जेंडर इक्वालिटी लाओगे तो ट्रेडिशन और कल्चर का कोई मतलब नहीं बचेगा। अगर हाँ, जहाँ ज़रूरत है, जैसे कि मैरिटल रेप हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, गर्ल एजुकेशन हो गया, वहाँ सब पे आपको जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ पे आपको रैम्पेंटली ये जो मूवमेंट है चलानी चाहिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर #Me Too का जो कैंपेन आजकल चल रहा है वो हो। तो उन सब जगहों पे आपको जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है और बिल्कुल वहाँ पे आपको जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करनी चाहिए। लेकिन अगर हम साबरीमाला की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड अयप्पा जो है वहाँ पे एक ब्रह्मचारी वाली स्टेट में है, एक सेलिबेसी की स्टेट में है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हर जगह आपको रिलीजन जो है जेंडर इक्वालिटी नहीं लानी चाहिए। तो ऐसे आप एक बैलेंस व्यू पॉइंट लिख सकते हो कि जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, तो आर्टिकल 25 में हमने देखा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है हर इंडिविजुअल को। तो आर्टिकल 25 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू फ्रेम लॉज टू अलाउ इक्वल एक्सेस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटी। मतलब कि जो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि
जो स्टेट है, मान लीजिए जितने भी हिंदू के टेम्पल्स हैं, हिंदू दरगाह, वो आई एम सॉरी, जो हिंदू टेम्पल्स हैं, जो श्राइन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदूज के, तो अगर वहाँ पे आपको इक्वल एक्सेस इंश्योर कराना है कि चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे गरीब हो, रईस हो, आदमी हो, औरत हो, आपको अगर इक्वल एक्सेस वहाँ पे इंश्योर कराना है तो आप उसके रिगार्डिंग एक लॉ फ्रेम कर सकते हो, और जिससे कि वहाँ पे अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटी एक इक्वल एक्सेस मेंटेन हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम साबरीमाला का ही एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की एंट्री वर्जित है, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक लॉ पास कर सकती है जिससे कि जो इक्वल एक्सेस है हिंदूज का रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये जो है एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोविजन दिया गया है, गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट को कि वो ऐसा स्टेप ले सकें जिससे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो मेंटेन रह सके हर इंडिविजुअल की। तो आई होप आपको जितने भी इसके रिलेटेड डायमेंशंस हैं वो समझ आए होंगे, जितने भी यहाँ पे जो एक अलग अलग प्रावधान है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, नुआंसेस हैं, वो समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप मेरे को फेसबुक और कोरा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।